अगर इस युद्ध में कोई एक पार्टी है जिसके लिए वाकई स्थिति अच्छी है तो वो इजराइल है, क्योंकि वो लंबे वक्त से एक निर्णायक युद्ध चाह रहा था और इस वक्त वो उसमें शामिल है अमेरिका के साथ। अंजना, इजराइल युद्ध चाह नहीं रहा था। युद्ध एक लिहाज से उसके ऊपर थोपा जा रहा था। इनके आपस के विवाद अपनी जगह, लेकिन देखिए जैसे पाकिस्तान हमारे साथ करता है कि लगातार दशकों से आतंकवाद हमारे ऊपर थोपते जा रहा था प्रॉक्सीज के थ्रू। और इजराइल के अंदर एक ये धारणा थी कि भाई जब तक आप जो जहां से ये सारा का सारा गंद निकल करके आ रहा है आप वहां पर स्ट्राइक नहीं करेंगे तब तक इसका इलाज नहीं मिलेगा ए, आपको। एक एक अ, एक एक काउंटर सवाल है, एक काउंटर सवाल है। आपने चूंकि इंडिया का पैरेलल ड्रॉ किया, लेकिन भारत को यह पता था कि हमें युद्ध के हमारे स्ट्रेटेजिक गोल्स क्या हैं और कहां पर रुकना है। जो युद्ध शुरू करता है उसको युद्ध खत्म करना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है और इससे विश्व में अगर एक क्राइसिस बनता है तो फिर किसकी जिम्मेदारी है, ये मेरा सवाल है। नहीं, देखिए जिस चीज की तुलना आप कर रही हैं वो उससे बहुत मुख्तलिफ है जो मैं कर रहा हूँ, हाँ, क्योंकि भारत ने अब रिटेलिएशन शुरू की है पाकिस्तान के खिलाफ, जहां से आतंकी भारत के पास आते हैं या जहां पर आतंकी ठिकाने हैं। पिछले 4-5 वर्षों में ये शुरू हुआ है। इजराइल उन आतंकी ठिकानों के ऊपर जो आसपास थे, जो प्रॉक्सीज थे, जिनको वो ईरान के प्रॉक्सीज बोलता था, उनको वो भी दशकों से मारते जा रहा है। लेकिन वो जो जो एक फ्लो था वो चलते ही जा रहा था, वो कभी रुका नहीं। ईरान ने कभी रुकने नहीं दिया और उन्होंने समर्थन कभी हटाया नहीं। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अभी पिछले साल हुआ या उससे पहले 2019 में हुआ, ये शायद सिलसिला आगे और चलते रहेगा अगर पाकिस्तान बाज ना आया। अ, और ये अब हमने करना शुरू किया है। लेकिन भारत के अंदर अंजना, आप तो रिपोर्टर हैं, आपको याद होगा जब पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ था तो उस समय भी भारत में जनता की आवाज ये थी कि ये आर या पार हो जाए। अब इस नासूर जो पाकिस्तान है इसको खत्म किया जाए। इजराइल के अंदर यही भावना है। लेकिन इजराइल के साथ अब अमेरिका भी मिल गया है, जिनको लगता है कि ईरान का जो परमाणु प्रोग्राम है वो ना सिर्फ इन दोनों देशों के लिए लेकिन खित्ते के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब ये तो इजराइल और अमेरिका का पक्ष हो गया, लेकिन ईरान का एक अपना पक्ष है। उनका एक अपना पक्ष है जो मैं उससे सहमत हूं या ना हूं, वो मेरे ख्याल मुद्दा नहीं है। ईरान का पक्ष ये है कि इजराइल जो है वो काबिज है फिलिस्तीनियों की धरती के ऊपर, उनकी आजादी के ऊपर वो काबिज है। और उसको और तो कोई मुस्लिम देश खड़ा नहीं हो रहा, तो हमको खड़ा होकर चौधरी बनना है और इनको आजाद करवाना है और इजराइल को हमने खत्म करना है। देखिए, पाकिस्तान भारत के बारे में कहता है कि हमने भारत को निस्तनबूद कर देना है, इसकी हैसियत मिटा देनी है। अक्सर आपको सुनाई देगा पाकिस्तानी, स्पेशली ये जो पंजाबी मुसलमान है, ये भारत के खिलाफ कहता है। ठीक है, हम ये कहते हैं कि नहीं नहीं यार, ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं। इजरायलियों को इतना दिमाग है कि अगर कोई आपको खुले तौर पर इस तरीके की धमकी दे रहा है और इस तरीके की कार्रवाई भी कर रहा है, ठीक है। जैसी मुंबई में की, जैसी पहलगाम में की, जिस जिस बर्बरता से इन्होंने यहाँ पर कत्लेआम किया पाकिस्तानियों ने, तो हमारे को ये हमको समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान भी यही करना चाहता है। अब इजराइल वेट नहीं कर रहा कि ईरान पहले हमारे को हमारी हमारी हस्ती मिटा दे, उसके ठीक है। बाद हम कुछ करेंगे। भारत शायद अभी इस इंतजार में है कि पाकिस्तान जब हमारी हस्ती मिटाने के लिए आएगा तब हम कुछ करेंगे। ठीक है। मेरे ख्याल ये एक फर्क है भारत और इजराइल ठीक के है। बीच में, मेजर ये जनरल हमारे को बिशंबर समझना ठीक है, चाहिए। मैं लौट रही हूँ। मेजर जनरल बिशंबर दयाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उसके बाद से मैं शहजाद जी आपके पास आ रही हूँ। जनरल दयाल, अभी एम्बेसडर रूवन अज़ार का मैं इंटरव्यू कर रही थी और मतलब उनका क्लियर है, वो इस युद्ध में बहुत क्लियर है कि जितना भी लंबा खींचेगा हम हमले करेंगे। और जो स्थिति अभी दिख रही है, युद्ध बहुत लंबा खिंचता हुआ दिख रहा है। ईरान अलग लेकिन अगर वाकई लारीजानी को मारने में सफलता मिली है या सुलेमानी को बसीज कमांड के, तो ये तो बहुत बड़ी कामयाबी फिर से मानी जाएगी। दोनों पर आपका रिएक्शन। देखिए अंजना, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जहां तक इंटेलिजेंस की बात है, ग्राउंड इंटेलिजेंस की बात है, उसमें काफी सक्षम है इजराइल और अमेरिका दोनों। और इसी के वजूद पे उन्होंने पहली बार भी स्ट्राइक की जिसमें अकेले अयतुल्लाह ख़ामेनी नहीं पर बहुत टॉप लीडरशिप गई। और अब एल लरिजानी का जाना भी उसी के तहत, और वो खुद कन्फेस कर रहे हैं कि उनकी ग्राउंड इंटेलिजेंस काफी हद तक उनको सपोर्ट कर रही है। जो इलेक्ट्रॉनिक
इंटेलिजेंस उसको सपोर्ट कर रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जैसे आपने उनसे सवाल पूछा था, और मेरा मानना बहुत इसमें है कि किसी के मारे जाने से इस युद्ध में खासकर ईरान की साइड से आप जितने मर्जी टॉप लीडरशिप को मार लो, इतनी जल्दी फर्क नहीं पड़ने वाला। और एक्चुअल में फर्क जब पड़ेगा, जब कहीं ना कहीं जो ईरान की जो मिसाइल बेसिक कैपेसिटी, जो स्ट्रक्चर है ना फाइटिंग की, उस पे जब असर आएगा, वो अभी उसमें जान बाकी है और ये लड़ाई खिंचेगी। और अमेरिका और इजराइल में पहले दिन से कह रहा हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप की ओपनिंग स्टेटमेंट थी कि 4 to 6 वीक्स तो हम लड़े, मतलब लड़ाई के लिए और कुछ बॉडी बैग्स के लिए उन्होंने बोला था। तो अभी तो 4 to 6 वीक्स नहीं हुए और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत में तेल की किल्लत है या गैस की किल्लत है या चाइना में है या साउथ ईस्ट एशिया में। दे आर इम्यून टू दिस। जो दुनिया में दर्द है उसके लिए ट्रंप साहब पे कोई असर नहीं है। वो एक एम से आए हैं, स्ट्रेटेजिक एम से आए हैं, वो कंप्लीट करे बगैर अगर वापस चले गए तो फिर उनको भी उठना मुश्किल हो जाएगा। ट्रंप साहब को और अमेरिका को उठना मुश्किल हो जाएगा जिस स्टेज पे पहुंचे हुए, जो उनकी दहशत है दुनिया में, उसको बरकरार रखना चाहिए। यही से शहजाद जी मेरा अगला सवाल आपसे है कि ये जो परिस्थिति बन रही है उस पर भारत की भी नजर है। अब कई लोग ये सवाल उठाते हैं कि बैलेंसिंग एक्ट क्यों कर रहे हैं आप, क्यों नहीं खुलकर जो एग्रेसर कंट्री है अमेरिका उसके खिलाफ बोलते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हमें दो अपने हितों को देखना है, भारतीय नागरिकों का हित देखना है जो इन देशों में रहते हैं, और परिस्थितियां संभालनी है। हमको हर देश के साथ ट्रेड डील चाहिए, भारत क्यों इस युद्ध में कूदे। लेकिन जो ये लंबा खिंचता है फिर भारत क्या पहल कर सकता है? सबसे पहले तो अंजना जी मैं आपको बता दूं कि भारत का बैलेंसिंग एक्ट नहीं है, भारत का प्रिंसिपल्ड एक्ट है, भारत का कन्विंसिंग एक्ट है। और इसीलिए आपको शायद याद होगा कि कई लोग हमें ये हमेशा पिन करते थे कि रशिया के ऊपर आप वोट कर दो, रशिया के खिलाफ आप वोट कर दो, यूक्रेन के साथ जाकर आप खड़े हो जाओ। वो वही लोग थे जिन्होंने सोवियत यूनियन पे कुछ नहीं बोला था जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पे चढ़ाई की। हमने उस समय पर भी अपना एक स्टेटेड प्रिंसिपल पोजीशन रखा, जो स्टैंड हमको यूनाइटेड नेशंस में लेना था वो लिया। रशिया ने हमें S-400 और तेल भी बेचा, और यूक्रेन और यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से हमें प्रेडेटर ड्रोन भी मिला। पर ये केवल हमारे इंटरेस्ट को साधने के लिए नहीं था, ये क्योंकि हमारी प्रिंसिपल्ड पोजीशन है कि हम सभी पक्षों से कहेंगे कि टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को मेंटेन करें। कोई एक या दूसरे को हम एनिमी बनाकर, एक या दूसरे को गाली देकर हमारी फॉरेन पॉलिसी नहीं। ये रेयर डिप्लोमेटिक वेंटेज पॉइंट जो भारत के पास है, जिसको मैं कहता हूं प्रैक्टिकल मल्टी अलाइनमेंट, मतलब कि वो एक समय था नॉन अलाइंड थे, ना ये हमारे साथ ना वो हमारे साथ। आज ये भी हमारे साथ वो भी हमारे साथ, तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। गिरेबान पकड़कर गाली नहीं दे सकते, हाँ, पर जहां पर हमारा वेंटेज पॉइंट होता है वहां पर हम उनको अपने एक मित्र की तरह, एक बंधु की तरह बोलते हैं और कन्विंस भी करते हैं। मैं आपको उसका उदाहरण भी देता हूं। आपको शायद याद होगा कि किस प्रकार से रशिया ने भी कई सारी जगहों पर एक्शंस लिए थे। हमने रशिया और यूक्रेन दोनों से बात करके भारतीयों को सुरक्षित निकाला। इजराइल को भी हमने गाजा के विषय में, और हम 2 स्टेट सोल्यूशन के आज भी पक्ष में हैं। मुझे लगता है कि यह दिखाता है कि इजराइल का भी एम्बेसडर आपके पास आकर कहता है भारत मेरा मित्र है। ईरान भी आपको बाइट देता है तो वो बोलता है कि भारत मेरा मित्र है, मैं दोनों शिप रिलीज कर रहा हूं, जाने देता हूं हॉर्मुज के माध्यम से। ये तो आपको सेलिब्रेट। पर हाँ, आज मैं एक वाक्य लेना चाहूंगा आपसे, आपके शो के माध्यम से, जो कह रहे थे शिवालिक और जो नंदा देवी यूएस के जैक्सन में जाने वाली है, वो पवन खेड़ा जो बखेड़ा खड़ा कर रहे थे, वो कम से कम आज भारत को नीचा दिखाने के लिए माफी मांगेंगे क्या? ठीक है, आज हमने इसको पहले सोचा था कि हम इसको पॉलिटिकल फाइट रोज का नहीं बनाना चाहते हैं, ताकि समझ में आए कि क्या स्थिति इस वक्त। सैयद जमीर अब्बास हमारे साथ अल फलाह यूनिवर्सिटी के तेहरान से जुड़ रहे हैं, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। जुड़ गए हैं हमारे साथ। जमीर साहब, नाम ठीक कर लीजिएगा, समीर नहीं जमीर है। हाँ, जमीर जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि अब तो लारिजानी और साथी सुलेमानी दोनों के मारने का दावा कर रहे हैं, और लारिजानी आपके लिए बहुत ही क्रूशियल थे क्योंकि माना जा रहा है की डिसीजन मेकर अयतुल्लाह अली खामेनी के बाद वही थे। क्या जानकारी इस पर आप देंगे, क्योंकि आईडीएफ इसको क्लेम कर रहा है। दूसरी तरफ एक प्रश्न सुशांत जी ने पूछा, मुझे पता है कि आप इंडियन हैं लेकिन आप ईरान में लंबे वक्त से रहते हैं, कि हम खाड़ी के देशों का तो दिखा रहे हैं कि भाई खाड़ी के देशों में कहां कहां पर इस वक्त बमबारी हो रही है, नुकसान हो रहा है, लेकिन तेहरान में, ईरान में कुछ ही वीडियोस आए हैं, लेकिन वो वीडियोस बता रहे हैं कि बहुत जगह बिल्कुल एकदम खंडहर जैसा बन गया है। तेहरान में और ईरान में क्या वाकई नुकसान हो रहा है अमेरिकी और इजरायली अटैक्स में?
दोनों पर जवाब। किन्हीं वजह से इंटरनेट की भी लगता है वहां पर अब समस्या ही हो गई है। कुछ दिन पहले तक तो आराम से जुड़ जाते थे, नहीं अब कनेक्शन हो पा रहा है। सुशांत जी, कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। उससे पहले एक बार बेनी आपके पास में आना चाहती हूँ। बेनी जी, देखिए अल्टीमेटली कोई भी युद्ध, मतलब एंड गोल क्या ही अचीव कीजिएगा आप, अब तो समझ ही नहीं आ रहा। कभी कोई गोल होता है, कभी कुछ गोल होता है, कभी मिसाइल के पास कैपेबिलिटी को खत्म करना गोल बन जाता है, कभी रिजीम चेंज। वही लोग जो विरोध में इस रिजीम के उतरे थे, अब आयतुल्लाह अली खamenei के बाद की मौत के बाद नहीं उतर रहे हैं। तो रिजीम चेंज कहां से ईरान के लोग खुद ही करा लेंगे? ईरान इज अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट। जो ईरान की रेजिम है, इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज अभी क्या है, उन लोग ने सब बाहर से सब मुल्क से उन लोग ने आदमी लोग लेके आए उधर, एज पर व्हाट आई नो, फ्रॉम इराक, फ्रॉम लेबनान, हिजबुल्लाह एंड फ्रॉम पाकिस्तान एंड सो मेनी प्लेसेस। और उन लोग ने उनके मदद के लिए उनको रखा है। दैट मीन्स कुछ भी होएगा उधर और अपने पब्लिक बाहर निकलेगी तो उन लोग को शूट करना, बस वही जॉब है उनका। इट्स वेरी हार्ड टू से दैट द पब्लिक विल कम आउट, पब्लिक आके बाहर रिजीम को निकालेगी। आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल। वी नीड ऑल्सो हेल्प फ्रॉम आउटसाइड और वी नीड हेल्प फ्रॉम इनसाइड। बीच में अंदर से भी कुछ हेल्प लगेगी उनको ऊपर लाने के लिए, बिकॉज ये रिजीम जो है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट। इट्स अ वेरी इट्स अ टेररिज्म। it's not possible to move them out by shooting from up. I also believe in that. But जो अभी चल रहा है तेहरान में, I think जमीर साहब, आवाज आ रही है? मेरा सवाल अगर आपने सुना हो कि सुलेमानी और साथ ही जो आपके लिए बहुत क्रूशियल लीडर थे, अगर लारिजानी, दोनों की ही मौत का दावा आईडीएफ कर रहा है इस पर, और तेहरान में कितना, ईरान में कितना नुकसान हो रहा है, उसकी तस्वीरें नहीं आ रही हैं। जी शुक्रिया बहुत बहुत दावत के लिए। आगा लारिजानी की शहादत की खबर अभी तक ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं आई है, और जैसा कि आपके पैनलिस्ट कह रहे थे, मैं उससे और ज्यादा शिद्दत से कहना चाहता हूं कि ईरान के सिस्टम में हजारों लारिजानी बनते हैं। लारिजानी सिस्टम नहीं बनाता, बल्कि ये सिस्टम लारिजानी बनाते हैं। तो लारिजानी 6 महीना पहले आप कोई जानते भी नहीं थे कौन लारिजानी है, लेकिन 6 महीने में आपको सबको लारिजानी ईरान के नेक्स्ट सबसे पावरफुल लीडर के तौर पर नजर आने लगे, क्योंकि मीडिया ने उन्हें इस तरीके से प्रोजेक्ट किया है। कि लारिजानी जो पूरा एक ईरान का सिस्टम है, पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें एक शूरा काउंसिल है, उसके एक जनरल सेक्रेटरी हैं। तो कोई ईरान में, जैसे मीडिया में अनफॉर्चुनेटली प्रेजेंट किया गया है कि वो नेक्स्ट सुप्रीम लीडर बनने वाले हैं, ईरान के नेक्स्ट सबसे पावरफुल इंसान है, ये कम इल्मी की वजह से और कम फहमी की वजह से और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन की तरफ, रिसोर्सफुल इंफॉर्मेशन तक ना पहुंचने की वजह से लोगों को ये लग रहा है। ठीक है, लारिजानी साहब एक बड़ी शख्सियत थी, उनकी एक बार जरा ईरान की स्थिति बता। बहुत देर से हम लोग ट्राई कर रहे थे जमीर साहब के आपसे कांटेक्ट हो। एक बार जो वहां पर नुकसान हो रहा है उसके बारे में आप बताएं। अमेरिकन और इजरायली अटैक्स में वहां पर क्या नुकसान हो रहा है, क्या स्थिति है? देखिए, ईरान में इस वक्त जो है ऑफिशियल फिगर्स के हिसाब से 44,000 लोकेशंस, सिविलियन लोकेशंस पर हमले हुए हैं। 44,000 टोटल हैं, जिसके अंदर से 1,500 से ज्यादा। ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन ऐसा नहीं है कि चीजें बंद हो गई हैं, ठप हो गई हैं। यहाँ पर अभी भी हर रात को 18 रात से कंटिन्यूअस लाखों की तादाद में लोग रास्ते पे खड़े हैं। रास्ते में फेस्टिवल माहौल होता है, लोग ईरान के परचम के साथ खड़े होते हैं, चाय बट रही होती है, कॉफी बट रही होती है। लोग, आज के दिन ऐलान हुआ है कि इफ्तार सारे लोग रास्ते पे करेंगे, सब घर से इफ्तार रास्ते पे लाएंगे। और तो ईरान में जो इस वक्त मूड है वो बहुत अपबीट है, और अमेरिका की हालत बहुत वहां के टाइम के हिसाब से कितनी देर में इफ्तार होना है? अभी तकरीबन 1 घंटे के बाद इफ्तार होगा यहाँ पर। चलिए, वक्त इतनी की इजाजत देता है, लेकिन जमीर साहब अगर आप वहां का वीडियो बनाकर भेजेंगे तो हम लोग दर्शकों को भी दिखाएंगे, क्योंकि ईरान से बहुत कम ही खबर और तस्वीरें सामने आ रही हैं पूरी दुनिया के। वहां पर जर्नलिस्ट की भी एंट्री में मुश्किल हो रही है। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।